Good morning, everyone. Hi, guys. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी 11 बजे हम लोग करते हैं डीआई का सेशन, तो डीआई कंटिन्यू रहेगी। ओके। और आज हम लोग वो सेट सॉल्व करने वाले हैं जिसमें डेटा दिया होगा पाई चार्ट्स की फॉर्म में। ठीक है, तो डेटा दिया होगा जिसमें पाई चार्ट की फॉर्म में, वो सेट हम लोग सॉल्व करेंगे आज के इस क्लास में। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बिफोर दैट राइट, आई बिलीव हमारा लास्ट का कुछ छोटा हुआ है, राइट कल की क्लास का जो छूटा हुआ है उसको चेक कर लेते हैं। कौन सा सेट छूटा हुआ था? ये वाला तो हो ही गया था। अगला जो सेट है ये भी हो गया था ना, या नहीं हुआ था? जरा बताना। अच्छा, ये लास्ट वाला, ये जो है, ये जो सेट है, राइट रवि, इग्नोर इट ना, वो सब सही हो जाएगा। आई बिलीव कल तक की क्लासेस के सभी के टॉपिक सही हो गए होंगे। दिस इज वन सेट। पहले हम इससे शुरुआत करते हैं। तो लिखा है फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ पास्ट गर्ल विद रिस्पेक्ट टू टोटल पास्ट स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेजेस ए एंड बी। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉलेज ए के लिए ब्लू कलर है और बी के लिए ऑरेंज कलर है ना, और दे क्या रखा है, परसेंटेज ऑफ पास्ट गर्ल। हमें जितनी गर्ल पास हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टोटल पास्ट स्टूडेंट्स। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं कॉलेज ए, कौन सा सन ले लूं, 2001 ले लिया अगर मैंने, तो इसमें क्या है, जितने भी टोटल पास्ट स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टोटल पास्ट वाले स्टूडेंट हैं, उसमें से गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स के लिए वैल्यू दे रखी है 35%। उसमें से गर्ल्स कितनी है? 35%, राइट। ओके, तो बॉयज कितने होंगे? बचे हुए 65%। बॉयज कितने होंगे? बचे हुए 65%। अग्रीड ना? समझते हो, क्योंकि दोनों मिलके 100% बनना चाहिए। ठीक है ना, दोनों मिलके 100% बनना चाहिए। तो कॉलेज ए 2001 में जो टोटल पास स्टूडेंट्स हैं, टोटल पास्ट स्टूडेंट्स, उसमें से गर्ल्स हैं 35%, बॉयज हैं 65%। आई होप ये चीज क्लियर है। यार एक बात बताओ, क्या मैं अभी पढ़ाना छोड़ दूं, बाकी चीजें देखता रहूं? प्लीज फोकस हियर ना, राइट? क्वेश्चन नंबर 22, हैव अ लुक। यार थोड़ी देर क्लास पे ध्यान दे दो, हमेशा इधर उधर की बातें। राइट, आई अंडरस्टैंड दैट। लिखा है द नंबर ऑफ बॉयज पास फ्रॉम कॉलेज ए एंड कॉलेज बी इज 220 एंड 175 इन ईयर 2002। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स पास फ्रॉम कॉलेज ए एंड बी इन ईयर 2002? ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, राइट। शुभम क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 21 में कोई डाउट है? देख लेता हूं, इस सेट के बाद में देख लूंगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज पास्ड फ्रॉम कॉलेज ए एंड कॉलेज बी 2002 की वैल्यू हमें दे रखी है 220 और 175। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड? कहने से एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही, राइट। जैसे 2002 के बारे में हमें सोचना है, 2002 के बारे में हमें सोचना है, ये ईयर हमें लेना है। ठीक है, हमने देखा कॉलेज ए, इसमें से जो गर्ल्स पास हो रही हैं, जो बॉयज पास हो रहे हैं, राइट, गर्ल्स कितनी है? 45%।
बॉयज कितने हैं 55%, और हमें ये दिखा हुआ है कि बॉयज जो पास हुए वो 220 हैं। तो अगर 55% की वैल्यू 220 है, 55 का 4 गुना होता है 220, तो इधर भी 4 गुना हो जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू आ गई 180, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये बाय द वे ये गर्ल्स लिखा है, आई थिंक मुझे पूरा लिखना चाहिए, अदरवाइज बी और बॉयज में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब कॉलेज बी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि कितनी गर्ल्स पास हुई और कितने बॉयज पास हुए, जरा ये चेक कर लेते हैं। कितनी गर्ल्स पास हुई, कितने बॉयज पास हुए, जरा ही चेक कर लेते हैं। गर्ल्स कितनी पास हुई 30%, तो बॉयज कितने पास हुए 70%। अच्छा, इसको आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसे देख लो या रेशियो से सॉल्व कर लो। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो 0 से 0 कैंसिल, 3:7 आ गया। और बॉयज कितने पास हुए 175, तो 7 पार्ट की वैल्यू 175, तो एक पार्ट की वैल्यू 25, अग्रीड। 3 पार्ट की वैल्यू 3 इंटू 25 वैल्यू आ गई 75, अग्रीड ना, राइट, वैल्यू आ गई 75, ओके। तो अब होगा क्या कि हमें डिफरेंस निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स का, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो 180 माइनस 75 वैल्यू आ गई 105, खत्म हो गया, राइट। और एज टू वट एवर आई वॉज सेइंग, राइट, बेसिकली आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि आज की क्लास में चैप्टर का नाम लिखा हुआ है रेशियो, आई नो, ठीक है, वो करेक्ट हो जाएगा। क्लास के बीच से मैं जाके उसे करेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। क्लास के बाद में मैं टीम को बोल दूंगा, वो उस चीज को करेक्ट कर लेंगे। तो अभी केवल ध्यान देते हैं पढ़ाई पे। इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया थोड़ी देर के लिए, बट एनीवे आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल आप सभी को आया समझ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। कोई नहीं भारती, अप्रोच सही है, दैट्स व्हाट मैटर्स। स्पीड तो प्रैक्टिस करके हो जाएगी ना। लिखा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स पास फ्रॉम कॉलेज ए एंड बी इन ईयर 2001 इज इक्वल टू 70। वाओ, अच्छा अब क्या, अब आप 23 नहीं बन रहा है, चेक करते हैं, राइट, अग्रीड अजय। If the number of girls passed from college A and B 2001 में 70, मतलब यहां पे भी 70 गर्ल्स पास हुई A में और B में भी 70 गर्ल्स पास हुई। Then what is the sum of total number of past student of college A and B in the same year? अच्छा, अगर हमें ये चीज पता लगानी है तो 2001 के बारे में बात हो रही है, राइट ना, तो हमें टोटल निकालने हैं ना। तो आप थोड़ा ये सोचना कि अब अभी जैसे मैंने यार रेशियो फॉर्मेट में लिखा था ना, इसी तरह से अगर मैं रेशियो फॉर्मेट में लिखूं, ए जो है, ए में गर्ल्स कितनी पास हो रही हैं 35%, और हमसे बॉयज नहीं, हमसे टोटल पूछा है, तो टोटल कितना आ जाएगा 100%। तो बीच का रेशियो यही बना, टोटल स्टूडेंट जितने पास हो रहे हैं वो कितना बनेगा 100%। टोटल स्टूडेंट पूछा है ना, बॉयज नहीं, टोटल स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 100%। अच्छा, 35 पार्ट की वैल्यू 70 है, तो एक पार्ट की वैल्यू 2, तो 100 पार्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई 200। अब सेम काम करते हैं कॉलेज बी के लिए। अच्छा, यहां पे कितनी गर्ल्स पास हो रही हैं, गर्ल्स, एंड देन हमने लिख लिया सीधा टोटल 40%, और टोटल कितना आ जाएगा 100%। दोनों को हमने 20 से कैंसिल कर दिया, सिंपल रेशियो बना दिया, अनुपात बना 2:5। और यहां पे भी 2 पार्ट की वैल्यू 70, एक पार्ट की वैल्यू 35,
5 पार्ट की वैल्यू 5 इंटू 35, वैल्यू होती है 175, वैल्यू होती है 175। डन। अब क्या करेंगे, हमसे सम पूछा है, मतलब हमें ये वैल्यू और ये वैल्यू इन दोनों को जोड़ना है। तो 200 प्लस 175, हमारा आंसर आ गया 375। गौरव अग्रीड। ये सवाल जो है कॉपी पेन के बिना हो जाएगा, राइट। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, हो सकता है उन्हें दिक्कत लगे, उनके लिए मैंने प्रॉपर डिटेल में लिख दिया है। ये सवाल बिना कॉपी पेन के हो जाएगा। नहीं, दोनों 70-70 है। इज इक्वल टू 70 ईच। ओके स्नेहलता, अब ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। प्रत्येक वैल्यू 70 के बराबर है, राइट। अगला, प्रशांत गर्ल 75% नहीं है ना, किसमें? ए में है 35% गर्ल पास हुई है, बी में 40%। 35% की वैल्यू पता है, 100% की निकालनी है। बी के लिए 40% की वैल्यू पता है, 100% हमें निकालनी है। ठीक है, तो 35-40 जोड़ेंगे थोड़ी ना, क्योंकि ये 35% किसका है? कॉलेज ए के टोटल पास स्टूडेंट्स का, जो पास हो रहे हैं, और ये कॉलेज बी के टोटल पास स्टूडेंट का। इन दोनों को हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये क्या है? 35% ऑफ 200, ये है 40% ऑफ 175। तो जब दोनों अलग अलग हैं बेस, तो हम इनको जोड़ नहीं सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, ट्राई इट। एक छोटा सा चैलेंज है आपके सामने, मेंटली कोशिश करिए, मेंटली कोशिश करिए। ठीक है, तो जैसे लिखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स पास फ्रॉम कॉलेज ए इन ईयर 2004, मतलब ये जो वैल्यू है ये 105 के बराबर है ना। ये दोनों संख्या 105 के बराबर है। और क्या लिखा है? नंबर ऑफ बॉयज पास फ्रॉम कॉलेज बी इन ईयर 2002। अच्छा, गर्ल्स 30% है तो बॉयज होंगे 70%, ये भी 105 के बराबर है, राइट ना। तो हमें टोटल पास स्टूडेंट के बीच का डिफरेंस हमें निकालना है, राइट। ओके, तो हमने क्या किया, हमने सीधा देखा 60% की वैल्यू 105 है, तो यहां से क्या हम निकाल सकते हैं कि 100% की वैल्यू कितनी होगी? ए 2004 में 60% की वैल्यू 105 है। अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं तो जो टोटल स्टूडेंट जो पास हो रहे हैं, मतलब 100% कितना बनेगा? 1% बनेगा 105 बटे 60। 100% कितना बनेगा? इंटू 100। कर दें सॉल्व, 20 से गुणा कर दिया, वैल्यू आ गई 5, वैल्यू आ गई 3, 3 से कैंसिल कर दिया, 35, 35 इंटू 5, वैल्यू आ गई 175। अब इसी तरह से अगर मैं देखूं B 2002,
बॉयज कितने पास हुए? 70%, क्योंकि गर्ल्स 30% है ना। तो 70% की वैल्यू 105 है, तो 100% की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 150 आ जाएगी। कैसे? 1% की वैल्यू 105 बटे 70, 100% की वैल्यू 2 जीरो लगा लिए, है ना। 0 से 0 कैंसिल, 7 से डिवाइड किया 15 आ गया, 15 इंटू 10 150। तो टोटल स्टूडेंट आ गए कॉलेज ए 2004 में जो पास हो रहे हैं, टोटल स्टूडेंट नहीं, टोटल उत्तीर्ण विद्यार्थी जो है वो 175 है। कॉलेज बी 2002 में 150 है। इनके बीच का डिफरेंस पूछा है, इनके बीच का डिफरेंस पूछा है। तो व्हाट विल वी डू? 175 और 150 के बीच का डिफरेंस जब हमने निकाला, वैल्यू आ गई 25। ठीक है, एक्सीलेंट गाइस। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट ना। डन। अगला, if the total number of students passed from college A and college B in year 2005 is 400 and 500 respectively. अजय, यस, तभी ना हमें आदत डालनी चाहिए कि हम कंप्यूटर पे या कभी भी जब पेपर पे कर रहे हैं तो पेपर पे ना लिखें, जो भी लिखना है हम अपनी रफ कॉपी में ही लिखें। ठीक है, तो जैसे लिखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज ए कॉलेज बी सन 2005 में पास होने वाले 400 और 500 हैं। तो कॉलेज ए में पास हुए 400, कॉलेज बी में पास हुए 500। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स पास फ्रॉम कॉलेज बी is how much percent more than the number of girls pass from college A। अरे तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? यहां पे कितनी गर्ल्स पास हो रही हैं? 1% की वैल्यू 4 ए में 1% की वैल्यू 4, 44%। 44% आप ये लिख लो ना, 44% ऑफ 400, इतनी गर्ल्स पास हुई। दोनों जगह हमें गर्ल्स ही निकालनी है, तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, वैल्यू आ गई 176, राइट ना। अब इसी तरह से बी में जब हमने चेक किया तो वैल्यू आ गई 36% ऑफ 500। फिर से क्या हुआ? परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, वैल्यू आ गई 180। अब हमें करना क्या है? हमें चेक करना है कि ये वैल्यू इससे कितना परसेंट ज्यादा है। निकाल लेंगे आराम से। अरे बी में जो गर्ल्स पास हो रही हैं वो ए के गर्ल्स जो पास हो रही हैं उससे कितना परसेंट अधिक है? तो एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म्स में 4 ज्यादा है, बेस क्या है? ए से कितना अधिक है? तो बेस में ए की वैल्यू आ जाएगी 4/176 इंटू 100%। अब हम पता है क्या करेंगे? 4 से कैंसिल कर लो, वैल्यू आ गई 44। अब 4 से फिर से कैंसिल कर लो, ये 11 आ गया, ये 25 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 25/11% ज्यादा है। कहां है? ऑप्शन नंबर सी है। 25/11% ज्यादा है, तो वैल्यू आ गई ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। राइट ना। अच्छा, इसी में हम ये भी देख सकते थे सीधा रेशियो से। कैसे? हटाता हूं मैं इस पूरे को। हमें सन 2005 के बारे में लिखा है। ठीक है, सन 2005 के बारे में क्या वैल्यू लिखी हुई है कि जो बी की जो गर्ल जो पास हो रही है वो ए की जो गर्ल जो पास हो रही है उससे कितना परसेंट अधिक है। तो ए की जो गर्ल्स हैं, राइट, अल्टीमेटली हमें गर्ल्स पास्ट ही हमें देखनी है, जो गर्ल पास हो रही हैं दोनों के लिए। अब ए में कितनी है? कहना है इससे 44% ऑफ 400, और बी में कितना है? 36% ऑफ 500। एक नंबर दूसरे नंबर से कितना परसेंटेज कम या ज्यादा है, तो उस केस में हमें केवल रेशियो चाहिए होता है। एक नंबर दूसरे नंबर से कितना परसेंटेज कम या ज्यादा है, तो उसके लिए हमें केवल रेशियो चाहिए होता है। तो हम पता है क्या करेंगे? रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे? परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 4 से डिवाइड कर लो, ये वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। अब कैंसिल नहीं हो रहा है,
ये बना 44, 9 इंटू 5 45। कितना अधिक है? कहने से एक ज्यादा है ओवर 44। तो कैलकुलेशन अल्टीमेटली यही आ गई ना, एक ज्यादा है ओवर 44 इंटू 100% लिख लिया। अब 4 से कैंसिल कर लिया, ये 11 आ गया, ये 25। तो अल्टीमेटली 25/11% ज्यादा है। 2 सही 3/11%। ठीक है, डन। वैसे कुछ इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क थोड़ी ना है। ठीक है, दिख रहा है आपको, इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चीज क्लियर है। आदित्य 24 नंबर सवाल में क्या दिक्कत है? हमें नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर करनी थी। नंबर ऑफ गर्ल्स, ए की जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जो पास हो रही हैं 2004 में, और बी के 2002 में नंबर ऑफ बॉयज जो पास हो रहे हैं, दोनों आपस में बराबर हैं और दोनों की वैल्यू 105 के बराबर है। तो 60% 105 हो गया, और यहां पे गर्ल्स 30% है, बॉयज हो गए 70%, वो 105 के बराबर हो गया। उससे टोटल स्टूडेंट जो पास हो रहे हैं वो वैल्यू निकाल ली 100%। ठीक है, उनका डिफरेंस निकालना था। ओके, चलिए अगला जो सवाल है लिखा है, इफ द टोट नहीं, ये तो हो गया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स पास फ्रॉम कॉलेज ए एंड बी इन ईयर 2003 इज 200 and 240 रिस्पेक्टिवली, तो हमें निकालना पड़ेगा, बॉयज को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सोचना जरा, अगर आप मेंटली सोचोगे कि जो गर्ल पास हो रही है सन 2003 में कॉलेज ए से, 50% की वैल्यू हमें दे रखी है 200, तो जो अल्टीमेटली जो बॉयज पास हो रहे होंगे, बॉयज पास्ड, एक काम कर लेते हैं, किसके लिए निकाल लेते हैं, कॉलेज ए और बी दोनों के लिए निकाल लेते हैं। मेंटली सोचना, कहने से कॉलेज ए में 2003 में गर्ल कितनी 200 पास हुई, परसेंटेज है 50। अगर 50% गर्ल्स हैं तो बचे हुए 50% बॉयज होंगे, तो 50% की वैल्यू 200 है, तो बॉयज भी 200 पास हुए। अच्छा, कॉलेज बी में हमने देखा 48 है, 48% की वैल्यू 240, तो 1% की वैल्यू 5। ये तो आया ना समझ में? अगर 48% की वैल्यू 240 है तो 1% की वैल्यू 5, और 100 में से 48% गर्ल्स है, तो बॉयज कितने होंगे 52%। ये कितना आ जाएगा, 52 इंटू 5 होता है 260। अग्रीड है ना? तो हमसे ये पूछा है नंबर ऑफ बॉयज कॉलेज बी वाले जो है वो पास्ट वाले ऑब्वियसली, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द बॉयज पास फ्रॉम कॉलेज ए। तो 260 कितना परसेंटेज है 200 का, 260 कितना परसेंटेज है 200 का, यही वैल्यू तो है। 100 से इसको कैंसिल किया 260/2 मतलब एग्जैक्टली 130%। ऑप्शन नंबर डी राइट ना, एग्जैक्टली 130% हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। दैट्स इट। तो ये थे हमारे लास्ट क्लास के बचे हुए क्वेश्चंस। एक सेट जो बच गया था बार ग्राफ वाला वो अभी हमने देखा। इसे पिछले वाले में हटा देता हूं फटाफट से। ठीक है, क्योंकि वो तो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर ही दिया था। आई विल जस्ट कीप दिस सेट ओनली। ठीक है ना? अच्छा, अब आ जाते हैं हाँ जी, अब हम बात करते हैं पाई चार्ट की। ठीक है, और पाई चार्ट्स में क्या होता है, आपको एक चीज पता है कि पाई चार्ट्स में बेसिकली अगर कहीं पे किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है
तो उसे पाई चार्ट में लिखा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सेंस कि हमें टोटल वैल्यू पता है और इसे डिफरेंट भागों में बांटा गया है, डिफरेंट भागों में बांटा गया है। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि हम एक कोई कंपनी है, राइट ना, एक कोई कंपनी है, वो अलग अलग चीजें बेचती है। कोई कंपनी जिसका मैं लेट से, एक कोई कंपनी है, क्या ले लिया जाए, एक कोई लेट से कपड़ों की कंपनी है, ठीक है, उसकी जो है वो सेल्स जो भी होती है, उसकी टोटल सेल्स है कुछ, है ना। अब वो क्या करती है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो उसकी सेल होती है शर्ट से, क्योंकि वो शर्ट बेच रही होती है। कुछ हिस्सा आता है उसका लेट से जीन्स से, राइट। कुछ हिस्सा लेट से आता है उसका, राइट, लेट से टी शर्ट से, और देन लेट से उसके अलावा और भी कुछ चीजें बेचती है। फॉर एग्जाम्पल लेट से शूज भी बेचती है ना। और अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग और क्या होता है, राइट, लेट से कोई ड्रेसेस भी बेचती है, इजंट इट। तो एक कोई कंपनी है ना, वो अलग अलग चीजें बेचती है, राइट। एक कपड़ों की कंपनी है, उसकी कुछ सेल आती है शर्ट से, कुछ सेल आती है जीन्स से, कुछ सेल आती है टी शर्ट से, कुछ आती है शूज से, कुछ आती है ड्रेस से, राइट ना। तो जनरली होता क्या है, ये सारी वैल्यू परसेंटेज में लिख देते हैं। हो सकता है डिग्री फॉर्म में भी लिखी हो, या हो सकता है परसेंटेज फॉर्म में, राइट। नॉर्मली डजंट मैटर मत, जो भी आएगा वो हम देख लेंगे। जैसे कि लेट से शर्ट की सेल इन्होंने दे दी कि जितनी भी रेवेन्यू है उसमें से 18% जो है वो शर्ट से आता है सेल का, राइट ना। और लेट से ये भी दे दिया कि 23% जो है वो जीन्स से आता है, और ये फिर बोल दिया कि 25% जो है वो टी शर्ट से आता है। शूज से आ रहा है लेट से 17%, और ड्रेस से भी आ रहा है 17%। एक बार ऐड करके बताना जरा, क्या इन सबका टोटल 100% है या नहीं है। एक कोई कपड़े वाली कंपनी है, ठीक है, वो शर्ट बेचती है, उसकी जितनी भी टोटल सेल हो रही है उसमें से 18% है शर्ट वाली। और ये सेल्स क्या है, वैल्यू वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, अभी मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है। और जीन्स 23%, टी शर्ट से 25%, शूज से 17%, ड्रेस से भी 17%। अग्रीड। यस स्टूडेंट्स, बताइए जरा, क्लियर है यहां तक का। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल सेल्स है इस कंपनी की 600 करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए, तो क्या अब आप मुझे बता पाएंगे कि शर्ट की सेल कितनी है, शर्ट की सेल कितनी है, बता पाएंगे। 99 नहीं बन रहा है, आई थिंक मैंने 100% ही बनाया है। शर्ट की सेल कितनी है, क्या आएगा, सीधा सीधा निकाल लेंगे 18% ऑफ 600 करोड़ रुपए, यही निकाल लेंगे ना, 18% ऑफ 600 करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए। 18 इंटू 6 108 होता है, 108 करोड़ रुपए की जो सेल है वो शर्ट से आ रही है, राइट ना, डन ना। और अगर इसी में हमसे ये पूछें कि लेट से कुछ भी ले लो, इन सेंस आप सभी के निकाल लोगे, राइट ना। तो इस तरह से डेटा दिया जाता है पाई चार्ट में। अब कुछ ऐसे सेट होते हैं जहां पे केवल सिंगल पाई चार्ट में ही डेटा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जहां पे दो पाई चार्ट होते हैं, लेट से दो अलग अलग ईयर्स का दे दिया या किसी और तरह से दे दिया, तो हमें वैल्यूज को कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें वैल्यूज को कंपेयर करना पड़ता है, जो भी होता है, राइट। अगेन हमें मैथ्स के कंसेप्ट आते हैं, परसेंटेज, इंक्रीज, डिक्रीज, रेशियो, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बस कर लेंगे हम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। लेट मी ऐड द स्लाइड फर्स्ट, पाई चार्ट।
ओके चलिए, पहला जो है, अगेन इसमें क्या है कि दो पाई चार्ट है, उनको हमें कंपेयर करना है। पढ़ लेना, लिखा है स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ्स विच शो द नंबर ऑफ वर्कर्स इन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ अ फैक्ट्री। वन क्यों लिखा है? फॉर 2 डिफरेंट ईयर्स। अच्छा, एक चीज देखना, यस हिमांशु, लास्ट में पिछली सीट में 26 तक ही था, तो लिखा है नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अ फैक्ट्री फॉर 2 डिफरेंट ईयर्स। ओ, ऐसा भी हुआ था क्या? अभी है, एक चीज याद रखना कि 1998 में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे? 1998 में टोटल वर्कर्स कितने थे? 2000। और सन 2000 में टोटल वर्कर्स कितने थे? सन 2000 में टोटल वर्कर्स कितने थे? 2400। ये चीज याद रखना आप, ठीक है। अब कैटेगरी है PQRSTU, यहां पे भी टोटल, इन सब परसेंटेज का टोटल जो है 100% बन रहा होगा, और यहां पे भी ये सारे परसेंटेज का टोटल जो है 100% बन रहा होगा। ये दोनों याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये हो सकता है आगे ना लिखी हो। हाँ जी, नहीं लिखी है, याद रखना। 1998 का जो टोटल वर्कर्स है ना, वो है 2000, और इसका जो टोटल वर्कर है वो है 2400। अब थोड़ा ऐसे सोचना, जैसे ये लिखा है इन विच ऑफ द कैटेगरीज द नंबर ऑफ वर्कर्स इज सेम इन बोथ द ईयर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स इज सेम इन बोथ द ईयर्स। देखना जरा, क्या करें, क्या करें? एक्सीलेंट सुमित, सुपर। अरे आप सीधा सीधा ऐसे देखो, एक तरीका हमारे दिमाग में आता है कि हम एक्चुअल में वैल्यू कैलकुलेट करें। एक तरीका हमारे दिमाग में आता है कि हम एक्चुअल में वैल्यू कैलकुलेट करें, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब उतनी हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। कहना इसे, इसमें जो भी परसेंटेज है इन सबका बेस है 2000, मतलब 13% ऑफ 2000, 18% ऑफ 2000, 15% ऑफ 2000, 24% ऑफ 2000 एंड सो ऑन। और ये जो भी परसेंटेजेस हैं इन सबका बेस है 2400, तो 11% ऑफ 2400, 25% ऑफ 2400, 16% ऑफ 2400, 20% ऑफ 2400, 18% ऑफ 2400, 10% ऑफ 2400। हमें दोनों में नंबर ऑफ वर्कर बराबर रखने हैं, ठीक है। तो एक तरीका क्या होगा कि हम एक्चुअल वैल्यू निकालें, लेकिन उन्हें निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा देखो, कहने से एस राइट, जैसे हमने आंसर ऑप्शन चेक किया, पहले में लिखा है P, तो यहां 13% ऑफ 2000, यहां 11% ऑफ 2400, ये बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां वैल्यू 13 के मल्टीपल आएगी, यहां वैल्यू 11 का मल्टीपल आएगी, 13 का नहीं, तो ये बराबर नहीं होंगे, हटाओ, P नहीं हो सकता। अब हमने चेक किया दूसरा ऑप्शन S, 24% ऑफ 2000 और 20% ऑफ 2400। वाओ, 24 2000, अरे परसेंटेज से तो 2 जीरो कैंसिल, ये आ गया 24 इंटू 20, और परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 20 इंटू 24, ये तो बराबर हो गए। हमने जस्ट आंसर ऑप्शन चेक किया, उसी से हमारा सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है, राइट। और अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के करना था तो हम इसे इस तरह से लिख लेते, जो भी हमारे पास में वर्कर अलग अलग हैं, कि हमने एक तरफ लिखा 1998,
दूसरी तरफ लिखा सन 2000, है ना। अब टेबल आप इस तरह कुछ बना दो, एक तरफ एक बार हम टोटल लिख लेंगे, फिर P Q R S T U। अब आप वैल्यू निकालिए, वैल्यू अगर निकालेंगे 13% ऑफ 2000, वैल्यू आगे, अच्छा बाय द वे ये टोटल बना 2000, ये टोटल बना 2400, ठीक है। 13% ऑफ 2000, वैल्यू आ गई 260, राइट ना। 11% ऑफ 2400, 24 इंटू 11 होता है 264, ये दोनों तो बराबर नहीं है। फिर 18% ऑफ 2000, वैल्यू बनेगी 18 इंटू 20, 360, और ये आ जाएगा 25% ऑफ 2400, 25 इंटू 24, वैल्यू आ गई 600। पहले मैं इन्हीं को कंप्लीट कर लेता हूं। 15% ऑफ 2000 बनेगा 300, 24% ऑफ 2000 बनेगा 480, 22% ऑफ 2000 बनेगा 440, और 8% ऑफ 2000 बनेगा 160। इन सबको जोड़ोगे ना तो 2000 के बराबर आएगी। अब यहां पे हमने चेक कर लिया 25, अच्छा अरे क्यू 25 था, 25% इतना, 16 इंटू 24 होता है 384, 20 इंटू 24 होता है 480, राइट। 18 इंटू 24 होता है 432, सही तो बोल रहा हूं ना मैं, 18 इंटू 24 432 होता है ना, हाँ। अगला 10 इंटू 24 होता है 240, एक ही जगह तो इक्वल है, खत्म। अजय नहीं, हम डेटा लिखते नहीं, ये मैंने बस आपको दिखा दिया है समझाने के लिए, लिखते नहीं है। आप सीधा ऐसा देखो, जैसे आप 20-24 है, इसका उल्टा कहां बन रहा है, 24-20 यहां बन रहा है, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो ये पूरा डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी जरूरत होती नहीं है। अगला, अच्छा बाय द वे यहां पे टोटल था 2000 और यहां पे टोटल था 2400, ये वैल्यूज मिसिंग है यहां पे। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन कैटेगरी यू फ्रॉम 98 टू 2000। अच्छा हम पता है इसको कैसे करते हैं, हम पता है इसको कैसे करते हैं, हम ये सोचते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत थोड़ी ना है। परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, हमारा काम तो रेशियो से चल जाता है ना। तो हमें यू में वृद्धि निकालनी है 1998 से 2000 तक, कोई नहीं निकाल लेते हैं 1998 से 2000। यहां 8% है, 1% की वैल्यू 20, 8% की वैल्यू आ गई 8 इंटू 20, केवल रेशियो पे। यहां पे 1% की वैल्यू 24, 10% की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 24, कुछ नहीं, केवल रेशियो, ओके। अब हमने क्या किया, 10 से 20 को कैंसिल कर दिया 2, 8 से इसको कैंसिल कर दिया 3, तो रेशियो आया 2:3। तो 2 से 3 जाने में 1 की वृद्धि हुई है ओवर 2, और 1/2 को हम लिखते हैं 50%, इतने की वृद्धि हुई है, 1/2 को हम लिखते हैं 50%, डन। तो यू में कितनी वृद्धि हो रही है, 1/2, 1 की वृद्धि 2 के ऊपर, अल्टीमेटली 50%। अगला लिखा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंक्रीज्ड वर्कर फॉर द कैटेगरीज इन विच नंबर ऑफ वर्कर्स हैव बीन इंक्रीज्ड। यहां इन्होंने मेहनत करवा ली, मनीषा 100% की वैल्यू 2000 थी ना, 1% की वैल्यू 20, 100% की वैल्यू 2400 थी, 1% की वैल्यू 24। अब क्या करेंगे, ये मेहनत करवा ली, क्योंकि इसमें ना हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने स्टार्टिंग में टेबल बनाई थी ना, इस सवाल में हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, ठीक है। ये जो हमने ये जो टेबल बनाई थी ना, ये पी क्यू एंड ऑल,
तो सवाल में लिखा क्या है, सवाल में लिखा क्या है, सवाल में ये बोल रहे हैं कि वो कैटेगरी जिसमें श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है, हमें केवल उन्हीं कैटेगरी के ऊपर ध्यान देना है, उन सब कैटेगरियों को मिला के या उन सब श्रेणियों को मिला के ओवरऑल कितनी से बढ़ रहे हैं, मतलब श्रमिक कितने से बढ़ रहे हैं। मतलब समझे, मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने एक्चुअल वैल्यू जो लिखी थी ना, कि जिन श्रेणियों में श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, वो कैटेगरी जहां वर्कर बढ़ रहे हैं, तो उन सबकी वृद्धि ऐड कर दो, टोटल वैल्यू कितनी आएगी, ये सवाल है। वो कैटेगरी जहां श्रमिक बढ़ रहे हैं उन सबको ऐड कर दो, टोटल वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो डिक्रीज वाली चीजें हमें कंसीडर नहीं करनी है। तो हम पता है क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि एक कोई दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, कौन सा कलर ले लूं, रेड। ठीक है, कहने से 260 से इधर जाने में, 260 से 264 जाने में जो वृद्धि हुई है 4 की हुई है, यहां पे भी जो वृद्धि हुई है वो 240 की हुई है, यहां पे जो वृद्धि हुई है वो 84 की हुई है, और हमें केवल वहीं देखना है जहां वृद्धि हो रही है, और ये बराबर है, इग्नोर करो। ये तो वैल्यू घट रही है, इग्नोर करो। यहां पे वृद्धि हुई है 80 की। तो जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो जो लाल कलर में जो वैल्यू लिखी है ना, हमें इन सबको जोड़ देना है। लाल कलर में जो वैल्यू लिखी है तो हमें इन सबको जोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए वैल्यू, या आप सीधा देख लो, ये 8 कम हो रहा है, 400 प्लस 8, हटाइए, मैं कंफ्यूज नहीं करता हूं, जोड़ देते हैं। 4 प्लस 240 प्लस 84 प्लस 80, सबको जोड़ने के बाद में 408 आ जाएगा। और ये जो है ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, याद रखना, वैसे क्वेश्चन नंबर 1 के सामने लिखा है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का है। जहां पे घट रहा है इसको इग्नोर करना है, जहां पे वैल्यू समान रह रही है उसको तो इग्नोर करना ही है। जहां पे वृद्धि हुई है जिन कैटेगरी में, उसमें टोटल वृद्धि कितनी हुई है, ये चीज है। तो हमारा जो आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया 408। ठीक है, अगला ब्लैक। इन विच कैटेगरी हैड शोन द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर, 98 से 2000 किस कैटेगरी में डिक्रीज हो रही है? आई बिलीव अभी हमने देखा था, इट वॉज टी में डिक्रीज थी ना। एक्चुअली ये सेट ऐसा हो गया कि इसमें 2 सवाल तो ऐसे ही आ गए जिसमें पूरा डेटा लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, या इसका एक और शॉर्ट तरीका है, बट वो भी उतना शॉर्ट नहीं है, प्लस उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, रिवर्स रेशियो वाली अप्रोच, तो मैं उसे अभी यहां नहीं समझा रहा। टी में डिक्रीज हुई है ना, 440 से 432, 8 की डिक्रीज, 8 से कमी आ रही है। यस रवि, डिक्रीज हमसे पूछ रहे हैं ना, तो इक्वल वाला थोड़ी ना देखेंगे। Find the maximum difference between the number of workers in any 2 categories taken together for any one of the year and that of any 2 categories of any other year. सवाल पढ़ना, और सवाल पढ़ना सवाल समझना। सवाल पढ़िए, सवाल समझिए। यहां पे 8, 13, 21 और यहां पे 45, 420, 1080, 660। बताइए, ट्राई करिए, सवाल समझिए, सोचिए और ट्राई करिए। यस स्टूडेंट्स, ओ नो, हट जाता हूं मैं। बाय द वे ये तो आपको पता ही है, इसके लिए जो टोटल वैल्यू है
1998 के लिए ये है, 2000 वर्कर थे यहां पे, और सन 2000 में 2400 वर्कर थे। तो 2000 वर्कर, 2400 वर्कर, राइट। दीपिका ओके, रवि ओके। अच्छा, पता है सवाल में लिखा क्या है? लिखा है कि फाइंड द मैक्सिमम डिफरेंस। हमें निकालना क्या है? हमें मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है। किसके बीच का? नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ एनी टू कैटेगरीज टेकन टुगेदर। किन्हीं दो कैटेगरी को कंबाइन करके, दोनों ईयर्स के लिए हम दो कैटेगरीज को कंबाइन करके। अच्छा, कॉर्नर साइड वर्ड ऑफ लिखा हुआ, वो तो ऑफ लिखा हुआ, नंबर ऑफ, ठीक है। तो बेसिकली हमें पहले 1998 की दो कैटेगरी कंबाइन करो और सन 2000 वाली दो कैटेगरी कंबाइन करो, और इनका डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए। कह रहे से डिफरेंस मैक्सिमम तभी बनेगा जब किसी एक साल में ना दो सबसे छोटी कैटेगरी ले तो उनकी वैल्यू बहुत कम आ जाएगी, और दूसरे साल में दो सबसे बड़ी वैल्यू ले, उनकी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। तो सब कम से कम वैल्यू, बड़ी से बड़ी वैल्यू, तभी तो डिफरेंस मैक्सिमम होगा, राइट ना? तो हमने क्या किया, आया ना समझ में? हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां पे कोई वो नहीं है, ठीक है। लॉजिक से सोचो कि अगर डिफरेंस मैक्सिमम करना है तो एक जगह छोटी से छोटी वैल्यू लो, दूसरी जगह बड़ी से बड़ी, तभी तो इनके बीच का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। अब हमारे दिमाग में यह भी आता है किधर छोटी वैल्यू ली जाए, किधर बड़ी वैल्यू ली जाए। तो मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा, जहां का बेस बड़ा है वहां पे बड़ी वैल्यू ले लो, जहां का बेस छोटा है वहां पे छोटी वैल्यू ले लो, ठीक है। तो जैसे कि 1998 में सबसे छोटी दो वैल्यू कौन सी है? यू और पी। इन दोनों को कंबाइन कर दिया। और यहां पे सन 2000 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? क्यू एंड एस। इन दोनों को कंबाइन कर लिया। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूं, 8 और 13, वैल्यू कितनी बन गई? 21% ऑफ 2000, है ना? अब क्या कर देंगे, परसेंटेज से दो जीरो कैंसिल, वैल्यू आ गई 420। ये कम से कम है, मिनिमम वैल्यू। और सन 2000 के लिए इन दोनों को जोड़ दिया, वैल्यू बन जाएगी, दो सबसे बड़ी वैल्यू यही है ना, इधर दो सबसे छोटी वैल्यू ये है, इधर दो सबसे बड़ी वैल्यू ये है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45% ऑफ 2400। अब हमने क्या किया, परसेंटेज से दो जीरो कैंसिल, 45 इंटू 24, 90 इंटू 12, वैल्यू आ गई 1080। इनके बीच का डिफरेंस, इसमें से इसको घटाया, 660। और 660 दिए गए आंसर ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर है ना? खत्म। ओके, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चीज क्लियर है कि डिफरेंस मैक्सिमम करना है तो एक छोटी से छोटी वैल्यू लो, एक बड़ी से बड़ी वैल्यू लो, और दो दो को कंबाइन करना है तो दो छोटी से छोटी वैल्यू ले ली इसमें, और इधर दो बड़ी से बड़ी वैल्यू ले ली। तो डिफरेंस आया 660, बाकी सारे आंसर ऑप्शन उससे छोटे हैं। तो अगर मैं यहां मिनिमम यहां मैक्सिमम करता तो भी 660 से बड़ा आंसर आ नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा ही 660 है। आगे में चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी यहां बेस बड़ा है। तो जहां बेस बड़ा है वहां बड़ी वैल्यू लेंगे, जहां बेस छोटा है वहां छोटी वैल्यू लेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली डिफरेंस उतना बनेगा नहीं ना, क्योंकि यहां पे भी इन दोनों को ऐड किया, 47% आया। और 45 और 47 में कोई फर्क थोड़ी ना होता ज्यादा। इसका बेस बड़ा है, वो अपने आप कवर कर लेगा सब कुछ, ठीक है। नहीं, सही तो लिखा है रविराज। अगला, अब एक बार डेटा पढ़ लेना सही से। इसका हिंदी कहां है? ओ नो, समझाना पड़ेगा मुझे। ये लैंग्वेज हिंदी में नहीं है, सवाल हिंदी में है। पढ़ना आप लोग जरा सही से एक बार पढ़ लीजिए, टेक योर टाइम। बहुत सिंपल अंग्रेजी लिखी है, वैसे थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा।
ओके, तो लिखा है एक कोई जूस सेलर है, वो जूस बनाता है 5 अलग अलग तरह के फ्रूट्स को मिला के, ठीक है। और वो क्या करता है कि फ्रूट खरीदता है कि फ्रूट जो मिलाता है वो किलोग्राम के हिसाब से मिलाता है। 2 किलो फ्रूट से, 2 किलो फल से 1 लीटर जूस बनता है। परसेंटेज ऑफ ईच फ्रूट फॉर मेकिंग मिक्सचर, राइट ना, बाद में बर्फ वगैरह भी मिलाता होगा, तो अल्टीमेटली जो कॉन्सेंट्रेट, जो सॉलिड पार्ट, जो पल्प होता है फ्रूट का, राइट, उससे जूस बन रहा है। परसेंटेज ऑफ ईच फ्रूट फॉर मेकिंग द मिक्सचर इज शोन इन द पाई चार्ट। तो जो मिक्स फ्रूट जूस जो बना रहा है उसमें एप्पल 20%, पाइनएप्पल 20%, पोमेग्रेनेट अनार हो गया 10%, ग्रेप्स हो गया 10%, ऑरेंज हो गया 40%। और रेट पर केजी भी दिया हुआ है, रेट पर केजी भी दिया हुआ है। चलिए, इसमें मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, आ गया ना समझ में सभी को? आ गया ना समझ में सभी को? तो आप एज्यूम करके चलो इन फ्रूट्स के अलावा, राइट, बेसिकली वो ये फ्रूट्स ही मिला रहा है, तो इसी से उसका 1 लीटर जूस बना। तो क्या अब आप ये बता सकते हो कि उस फ्रूट सेलर को कितनी कॉस्ट बनेगी, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर जूस? क्या आप बताएंगे कितनी पड़ेगी उसको? 1 लीटर जूस की कितनी कॉस्ट पड़ेगी? अगर आप मुझे यह बता देते हो, मैं श्योर हो जाऊंगा कि आपको डेटा आ गया समझ में। परसेंटेज दिया ही हुआ है, एप्पल है 20%, पाइनएप्पल भी 20%, पोमेग्रेनेट 10%, ग्रेप्स 10% और ऑरेंज 40%। 80, ठीक है रविराज, ओके, ठीक है, सब लिख दिया। ट्राई इट। बाकी लोग बताएं, मैं वेट कर रहा हूं सभी का, बाकी लोग बताएं क्या कॉस्ट आएगी।
क्या बात है, इतने सारे अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ कि अल्टीमेटली 2 किलो फ्रूट से हमें 1 लीटर जूस बनाना है ना? तो जो टोटल फ्रूट हो जाएगा 1 लीटर बनाने के लिए वो आ गया 2 किलो, और 2 किलो का 20% मतलब 0.4 केजी। 20% हो गया 0.4 केजी, 10% मतलब 0.2 केजी, ये भी आ गया 0.2 केजी, ये 40% का मतलब 0.8 केजी। अब जो रेट दिए हुए हैं वो किलोग्राम में, ऑरेंज हमें लेना है 0.8, तो हमें इधर गुणा करना पड़ेगा 0.8 से, तो वैल्यू आ जाएगी 40 रुपए। पाइन एप्पल हमें लेना है 0.4 केजी, तो 40 को 0.4 से गुणा कर दिया, वैल्यू आ गई 16 रुपए। एप्पल हमें लेना है 0.4 केजी, तो इधर भी 0.4 से गुणा कर दिया, 8 इंटू 4 होता है 32 रुपए। पोमेग्रेनेट हमें लेना है 0.2, तो इधर 0.2 से गुणा कर दिया, वैल्यू आ गई 6 दूनी 12। और ग्रेप्स भी हमें लेने हैं 0.2, तो इधर भी हमने 0.2 से गुणा कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू आ गई हमारे पास में 3 दूनी 6, तो टोटल कॉस्ट इन सबका योग हो जाएगी 40 प्लस 48 88 12 100, उसमें 6 जोड़ा 106 रुपए। इतनी कॉस्ट हो गई 1 किलो नहीं, 1 लीटर जूस की। 1 लीटर जूस की इतनी कॉस्ट हो गई। इज इट क्लियर? गुड अजय। 2 किलो फ्रूट से 1 लीटर जूस बन रहा है, तो 1 लीटर में कितना एप्पल, कितना पाइन एप्पल, कितना पोमेग्रेनेट, कितना ग्रेप, कितना ऑरेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है यदि वह 10 लीटर मिक्स फ्रूट जूस बनाता है तो उसे अनानास मतलब पाइनएप्पल के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा? भारती 2 किलो का 40%। परसेंटेज कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। 2 किलो का 20% 0.4, इतनी कैलकुलेशन कर लोगे ना। 20% ऑफ 2 किलो क्या करें? 20% मतलब 1/5, या आप इसको ये ले लो 20/100 इंटू 2 किलो, ये आ गया 40/100 मतलब 0.4 किलो। इसी तरह बाकी सब हो गए, है ना? ये कैलकुलेशन है। एनीवे, सवाल क्या है कि अगर 10 लीटर मिक्स फ्रूट जूस बनाना होता, 10 लीटर जूस बनाएंगे तो टोटल हमें लेना पड़ेगा 20 किलो। 20 किलो फ्रूट लेने पड़ेंगे। अरे 1 लीटर बनाने के लिए 2 किलो फ्रूट चाहिए, तो 10 लीटर बनाने के लिए 20 किलो। तो पाइन एप्पल जो है 20%, 20 किलो का 20% होता है 4 किलो। तो पाइन एप्पल पे खर्चा कितना होगा? रेट 40 रुपए दे रखा है, खर्चा होगा 40 रुपए 1 किलो का। 4 किलो का खर्चा आ गया 160 रुपए। खत्म, डन, इजी। टोटल आ गया 20 किलो, उसका 20% 4 किलो। 4 किलो, 1 किलो का रेट है 40 रुपए, 4 किलो मतलब 160 रुपए। या अभी हमने जो सॉल्व किया था ना, 1 लीटर बनाने में पाइनएप्पल पे खर्चा हो रहा था 16 रुपए। 1 लीटर बनाने में पाइनएप्पल पे खर्चा हो रहा था 16 रुपए। 10 लीटर बनाने में उसका 10 गुना, 16 का 10 गुना 160। यहां से भी देख सकते थे, ठीक है। लेकिन मैंने ये डेटा यूज नहीं किया क्योंकि ये सवाल मैंने आपको अपनी तरफ से दिया था, ओके। लेकिन देख सकते हैं आप ऐसे भी कि टोटल अगर हमें 10 लीटर फ्रूट जूस बनाना है, इसका मतलब हमें 20 किलो फ्रूट चाहिए। इसका मतलब हमें 20 किलो फल चाहिए, राइट? क्योंकि 1 लीटर जूस के लिए 2 किलो फल चाहिए होते हैं। तो 20 किलो पाइनएप्पल, उसका 20% मतलब 4 किलो। 40 इंटू 4 160, बात खत्म।
अगला, अब इसने पूछा है पाइनएप्पल है, ये क्या है? दोबारा सवाल आ गया, आई एम रियली सॉरी, सवाल दोबारा से आ गया, आगे बढ़ते हैं। टू मेक 10 लीटर ऑफ जूस हाउ मच मनी ही नीड टू स्पेंड ऑन फ्रूट? अगर 10 लीटर जूस बनाना है तो फलों पे कितना खर्चा होगा? अरे बता दो बिना कुछ लिखे, ये तुम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। फलों पे मतलब सभी फलों पे मिला के, सभी फलों पे मिला के बता दो। एक्सीलेंट शुभम, एक्सीलेंट गौरव, अंश नाइस, नंदन एक्सीलेंट, स्नेहलता एक्सीलेंट, अजय, राजा, वैभव, भारती, रविराज सुपर, शिव। अरे हमने देखा 1 लीटर का खर्चा कितना था? 106 रुपए। तो 10 लीटर का खर्चा उसका 10 गुना, 10 लीटर का खर्चा उसका 10 गुना, 1060 रुपए। डन ना? या फिर मैं स्क्रैच से कैलकुलेशन करूं? मैं स्क्रैच से भी कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, आपको पता ही है कैसे करना है, राइट? 10 लीटर फ्रूट का मतलब 20 किलो फल, 10 लीटर जूस का मतलब 20 किलो फल। अगला, अगर 3 लीटर जूस बनाना है तो रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ ऑरेंज टू दैट ऑफ एप्पल यूज्ड इन द जूस। अच्छा, अगर हमें रेशियो पूछा है तो 3 लीटर तो मैटर ही नहीं करेगा। अगर हमसे रेशियो पूछा है तो 3 लीटर मैटर ही नहीं करेगा, बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। ठीक है, हमें किसका कॉस्ट का रेशियो निकालना है? ऑरेंज और एप्पल का। अब सीधा ऐसे सोचना कि अगर हमसे रेशियो पूछा है तो 3 लीटर मैटर नहीं करेगा, ऑरेंज और एप्पल कॉस्ट का रेशियो। कहने से ऑरेंज का परसेंटेज है 40%, एप्पल का परसेंटेज है 20%। किलोग्राम में जो रेट है, ऑरेंज का 50, एप्पल का 80, ऑरेंज का 50, एप्पल का 80, कर दो गुणा, दैट्स इट। जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। कर दे गुणा, कैसे? अरे इससे इसको कैंसिल करो, 2 आ गया, राइट ना? 2 से इधर कैंसिल कर दो, 40 आ गया। 50-40 मतलब अनुपात बनेगा 5 और 4 का, खत्म बात। हमें एग्जैक्ट निकालने की, मतलब रेशियो में तो रेशियो से मतलब है, क्योंकि 3 किलो इधर भी लिख लोगे, 3 किलो इधर भी, 3 लीटर है तो 6 किलो इधर, 6 किलो इधर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सीधा सीधा देखो, 40-20 ये मात्रा हो गई, और रेट 50-80, मात्रा को रेट से गुणा कर दिया तो टोटल खर्चा निकल आएगा। और रेशियो चाहिए 5:4 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला, टू मेक 1 लीटर ऑफ जूस मनी स्पेंट ऑन पाइनएप्पल इज व्हाट % मोर देन दैट ऑन पोमेग्रेनेट? अच्छा, अगेन एक नंबर दूसरे से कितना परसेंटेज कम या ज्यादा होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? हमें केवल रेशियो निकालना होता है। एक नंबर दूसरे से कितना परसेंटेज कम या ज्यादा होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? हमें केवल रेशियो निकालना होता है, राइट? अब जैसे पाइनएप्पल पे जो खर्चा हुआ है वो पोमेग्रेनेट के खर्चे से कितना प्रतिशत अधिक है, हमें केवल रेशियो चाहिए, और रेशियो हमने निकाला ही था पिछले सवाल में, राइट? अब 1 लीटर हो 2 लीटर हो डजंट मैटर। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? एक तरफ मैंने लिख लिया पोमेग्रेनेट, स्पेलिंग मुझे याद नहीं रहती तो मैं देख के लिख रहा हूं, और दूसरी तरफ मैंने लिख लिया पाइनएप्पल, इसकी स्पेलिंग याद रहती है ना? पोमेग्रेनेट हमें लेना है 10%, पाइनएप्पल हमें लेना है कितना? 20%, है ना? गुणा करना है तो सेम लाइन पे भी कर लेते हैं। पोमेग्रेनेट का रेट है 60, पाइनएप्पल का रेट है 40, इसका 60, इसका 40। रेशियो क्या है? कहने से इससे इसको कैंसिल कर दिया, 2 आ गया, इससे इसको कैंसिल कर दिया, 0 से 0, 6, और 2 से इधर कैंसिल कर दिया, 3 आ गया, 3:4। तो ये वैल्यू कितनी ज्यादा है? कहने से 1 ज्यादा है ओवर 3, और 1/3 को परसेंटेज फॉर्म में क्या लिखते हैं? 33 1/3%। 1/3 को हम परसेंटेज फॉर्म में लिखते हैं 33 1/3%।
बेस यही रहेगा ना पोमेग्रेनेट, क्योंकि पोमेग्रेनेट अनार पर खर्च किए गए पैसे से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इससे कितना ज्यादा है, तो बेस यही रहेगा, तो नीचे जो 3 आएगा 4 नहीं आएगा। ठीक है, अगला अगेन एक और डबल पाई चार्ट वाला सेट। ऊपर वाली लाइन तो फालतू की लिखी हुई है, ये दिख तो रहा है ना, थोड़ा बड़ा करूं क्या? ऊपर तो केवल इतना लिखा है, डेटा को ध्यान से पढ़ें, वो तो हमें भी पता है, डेटा को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, हाँ जी, अब सही है। लिखा है, पहला जो पाई चार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सेलुलर फोन्स बोथ नोकिया एंड सैमसंग सोल्ड बाय 5 स्टोर। तो 5 दुकानें हैं, 5 दुकानों ने मिलके टोटल नोकिया और सैमसंग, यहां पे नोकिया प्लस सैमसंग के कितने फोन बेचे, नोकिया प्लस सैमसंग के कितने फोन बेचे 5 दुकानों ने, टोटल 6400। अब उसमें से ए ने 19%, बी ने 21%, सबके परसेंटेज वैल्यू लिखी हुई है। अब इसमें क्या है, केवल नोकिया, तो केवल नोकिया वाले कितने फोन बिके हैं, 3000, राइट। अब ए ने कितने बेचे, बी ने कितने बेचे, सी ने कितने बेचे, डी ने कितने बेचे, ई ने कितने बेचे, राइट, ये चीज है। तो पहला पाई चार्ट है नोकिया प्लस सैमसंग, दूसरा पाई चार्ट है ओनली नोकिया। तो आपको ये सेट, ये डेटा आ गया होगा समझ में। पहला जो है नोकिया प्लस सैमसंग, टोटल 6400 फोन, दुकान अब अलग अलग स्टोर है, अलग अलग दुकानें हैं, उन्होंने 6400 का कितना परसेंट फोन बेचे, और यहां पे केवल नोकिया के लिए। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, एक सिंपल सा सवाल है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सैमसंग फोन्स सोल्ड बाय स्टोर ए, ये आपको पता लगाना है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ सैमसंग फोन्स, ए ने सैमसंग फोन कितने बेचे हैं, डेटा आपके सामने है, वैल्यू पता लगाएं। ए ने सैमसंग फोन कितने बेचे हैं, 3400। अरे 3400 तो टोटल है, 5 स्टोर ने मिला के सैमसंग फोन 3400 बेचे हैं। कैसे, इसमें से इसको घटा दिया। मैंने आपसे पूछा है स्टोर ए के लिए, जस्ट क्या करें, स्टोर ए, दुकान ए जो है उसने कितने सैमसंग के फोन बेचे, $496 आ रहा है बहुत सारे लोगों का। तो कहने से ए ने सैमसंग और नोकिया मिला के कितने बेचे, ए ने सैमसंग और नोकिया मिला के बेचे 19% ऑफ 6400, ये वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। तो 20% बनेगा 1280, उसमें 64 घटा दिया, कहने से वैल्यू आ गई 1216। ये क्या है, नोकिया प्लस सैमसंग। और ए ने नोकिया फोन कितने बेचे हैं, ये वैल्यू है 24%, 24% ऑफ कितना, 3000, 24 इंटू 3, वैल्यू कितनी बन जाएगी, 72 है, 3000 है, सॉरी 720। तो जो ए ने सैमसंग फोन कितने बेचे, तो 1216 माइनस 720,
यस, वैल्यू आ गई 496। डन। डेटा आ गया सभी को समझ में? ये चीज क्लियर है, डेटा आ गया आप सभी को समझ में। तो इसी तरह हम हर स्टोर के लिए सैमसंग फोन निकाल ही सकते हैं, नोकिया वाले निकाल सकते हैं यहां से, और इसमें से ये वैल्यू घटाओगे तो सैमसंग वाले फोन आ जाएंगे। टोटल फोन एसी में दिए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आ गया हमारा 496। जो पहला सवाल है इस सेट का, ये दिख तो रहा है ना, ये डेटा थोड़ा बड़ा करूं। द नंबर ऑफ cellular phone sold by store B is what % more than the Nokia cellular phone sold by store A? एक नंबर दूसरे से कितना परसेंटेज कम या ज्यादा है, हमें केवल रेशियो से मतलब है, एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है। एक नंबर कितना परसेंटेज कम या ज्यादा है दूसरे से, तो हमें केवल रेशियो से मतलब है। राइट। बड़ा अगर मैं करूं इसे तो कुछ चीजें छुपेंगी फिर। ठीक है, अरे प्रशांत होगा, आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए। एंड लिखा हुआ है मनीषा वहां पे। ए ने नोकिया फोन कितने बेचे? ए ने नोकिया फोन, ए के लिए हमें चेक करना है नोकिया फोन, और बी के लिए हमें चेक करना है नोकिया प्लस सैमसंग। इनके बीच का रेशियो निकालो, दैट्स इट। इनके बीच का रेशियो निकालिए। तो ए ने नोकिया फोन कितने बेचे हैं? 24%। और क्या मैं ये बोल सकता हूं 1% की वैल्यू आ जाएगी 30, तो 24% की वैल्यू इतनी आ गई। और बी ने ये दोनों मिला के कितने बेचे हैं? 21%। और यहां पे 1% की वैल्यू कितनी होगी? 64। हमें केवल रेशियो से मतलब है, जरा निकालते हैं वैल्यू। ठीक है, जिससे जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो। फॉर एग्जाम्पल 8 से अगर मैं कैंसिल करूं, ये 3 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। 3 से कैंसिल कर दिया, ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब क्या किया? रेशियो हमारा बना 30:56। इसे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 15:28 बना सकते हैं। ठीक है ना, चलिए ऐसे ही रखते हैं 30:56। तो जो वैल्यू कितनी ज्यादा है, बी की जो वैल्यू है वो ए से कितनी ज्यादा है? 26 ज्यादा है बटे 30। यही चीज है 26/30। अब इसे हमें परसेंटेज में बदलना पड़ेगा 26/30 को, राइट। तो अगर हमारे पास में कहीं ये आ रहा है 26/30, इसको सॉल्व करने के दो तरीके। एक तो इंटू 100% कर लो, पहला तरीका जो है, तो 0 से 0 कैंसिल, वैल्यू आ गई 260/3%। भाग दे दो, पहले 8 बार गया बचा 20, तो 6 बार गया, 2 रिमाइंडर, इतना आ गया, राइट। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, जो हमारे पास में ये वैल्यू लिखी नहीं 26/30, इसे आप 13/15 भी लिख सकते हो, राइट ना। या फिर आप इसे ऐसे लिख लो, क्या चीज लिख लो, इसे आप लिख सकते हो 24/30 प्लस 2/30, है ना। 24/30 जो होता है, अरे ये 3 का 8 गुना, 3 का 10 गुना, ये वैल्यू तो 4/5 हो गई ना, मतलब 80%। 2/3 दिमाग में आया हमारे कि 2/3 होता है 66 2/3%, है ना। तो 2/30 इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 6 2/3%, राइट ना। अरे ये वैल्यू होती है 66.66, ये वैल्यू हो जाएगी 6.66, तो उसे ऐसे लिखते हैं। तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा?
66%। आई बिलीव यहां पे लिखना जो बेटर जो सही रहेगा वो ये रहेगा, 2/3 होता है इसके बराबर, तो 2/30 इसको 10 से भाग दे दो, 6.66%। ठीक है, तो उतना ही इसमें ऐड हो गया, तो अल्टीमेटली वैल्यू आ गई 86.66%। इसी को हम लिखते हैं 86 सही 2/3%। डन। ठीक है, ये चीज है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर जो है वो बी है, हो गया। रेशियो से में मतलब है। ठीक है, तो जो बी की वैल्यू है टोटल फोन की, वो ए के नोकिया फोन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है, किसी को भी पहले लिखो किसी को भी बाद में लिखो, डजंट मैटर, लेकिन बेस में ए की वैल्यू आनी चाहिए, मतलब नीचे जो वैल्यू आनी चाहिए वो ए की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करेस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ सेलुलर फोन सोल्ड बाय डी। मतलब हमसे वो ये पूछ रहे हैं ये एंगल कितना बन रहा है, राइट। अब हम पता है इसको हम कैसे करते हैं, चंदन नहीं, 13/15 यही होता है 86.66। 83.33 जो होता है वो 5/6 होता है। ठीक है, 83.33% जो लिखा है वो 5/6 होता है, 13/15 होता है 86.66। ओके, तो हम पता है कैसे सॉल्व करते हैं। एक बात हम थोड़ा ये समझते हैं कि हमें सेंट्रल एंगल वैल्यू में दे रखी है परसेंटेज फॉर्म में, हमें उसे कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, एंगल के फॉर्म में। तो परसेंटेज में पूरा परसेंटेज क्या बनता है, 100%। लॉजिक से देखना, कुछ रट्टाफिकेशन नहीं। और लेकिन ये पूरा एंगल कितना बनता है, पूरा एंगल कितना बनता है, राइट, वो होता है 360 डिग्री। पूरा एंगल 360 डिग्री, राइट। तो 100% की वैल्यू 360 डिग्री, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 360/100 डिग्री, है ना। और हमसे पूछा क्या गया डी के लिए, तो 33% की वैल्यू, ये एग्जैक्टली 1/3 तो है नहीं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 33 इंटू 360/100 डिग्री। ऐसे सॉल्व करना है। हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 33 को 36 से गुणा कर लिया, तो वैल्यू आ जाएगी 108, 1080 प्लस 108 1188। 10 से डिवाइड भी करना है तो पॉइंट लग गया, इतने डिग्री आ गया। ठीक है, 118.8 डिग्री। समझ में आया क्यों, क्योंकि परसेंटेज में इन सब का योग बनेगा 100%, और ये जो पूरा एंगल है वो 360 डिग्री होता है। 100% की वैल्यू 360 डिग्री, 1% की वैल्यू 360/100 डिग्री। हमसे 33% पूछा है तो 33 से गुणा कर दिया। यूनिटरी मेथड, राइट ना, एकाकी मेथड जिसे बोलते हैं, वो अप्लाई कर दिया, हो गया, खत्म, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप ये चीज क्लियर है। अगला, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ सैमसंग सेलुलर फोन सोल्ड बाय स्टोर बी, सी एंड डी। ओके भारती, यार बड़ा छोटा छोटा, थोड़ा बड़ा करूं। और थोड़ा उधर, टोटल नंबर तो अभी तक आपको याद ही हो गया होगा। दिख रहा है ना पूरा, यस दिख रहा है। What is the average number of Samsung phone sold by store B, C and D?
अच्छा, तो हमारे दिमाग में आता क्या है कि ये नोकिया प्लस सैमसंग है, ये केवल नोकिया है। तो जैसे इस सेट की स्टार्टिंग में हमने ए ने कितने नोकिया फोन बेचे हमने निकाला था, उसी तरह हम बी का निकाल सकते हैं, सी का निकाल सकते हैं, डी का निकाल सकते हैं, फिर उन सबका एवरेज ले लेंगे। यही तरीका आया ना समझ में, यही तरीका आया ना समझ में कि पहले जैसे ए का निकाला था इस सेट की स्टार्टिंग में, उसने कितने सैमसंग फोन बेचे, तो इसी तरह से हम बी का भी निकालो, सी का भी निकालो, डी का भी निकालो, फिर उनका एवरेज, राइट, फिर उनका एवरेज सॉल्व करेंगे। ठीक है, एवरेज निकालेंगे। वैसे ना करो आप, पता है क्या एवरेज वैसे भी क्या होता है, तीनों का टोटल बटे 3। तो टोटल में ही सॉल्व करो, टोटल में ही सॉल्व करो। मतलब क्या हुआ, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप केवल इस चीज पे फोकस करना, बी प्लस सी प्लस डी पे। अब अगर इसमें आपको ये नोकिया प्लस सैमसंग अगर आपको निकालना है ना, तो जोड़ लेते हैं बी प्लस सी प्लस डी। 21 में 15 जोड़ा 36, 36 में 33 जोड़िए, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 69% आ गई। 69% ऑफ टोटल 6400, 1% की वैल्यू 64 है। कहने से ऐसे गुणा हो जाएगा, एक साथ सभी का निकाल लो, ऐसे गुणा हो जाएगा, राइट। और इसी तरह केवल नोकिया निकालेंगे तो भी इन सबको कर लेंगे। बाय द वे वैल्यू निकाल लें, इसकी गुणा कर लेते हैं। 64 इंटू 70 ये बनता है 504। सही बोल रहा हूं मैं, नहीं इतना बड़ा नंबर थोड़ी ना होगा, राइट ना। 64 इंटू 70 माइनस 1, 7 को इससे गुणा किया 42, 28, 448 है ना। तो 4480 माइनस 64 कहना से 4416। कैलकुलेशन में कर रहा हूं थोड़ा सा फास्ट, इसको 70 माइनस 1 लिख के, कहीं कैलकुलेशन गलत हो जाए तो बता देना। यही हुआ ना, ठीक है। अब नोकिया फोन कितने इन तीनों ने मिलकर बेचे हैं, 18 प्लस 20 प्लस 30, तो ये वैल्यू आ गई 68% ऑफ 3000। 1% की वैल्यू 30 है, वैल्यू हमने निकाल ली। कितनी आ जाएगी वैल्यू, वैल्यू आ जाएगी इसमें से इसको गुणा कर दो। तो 68 का 3 गुना कितना होता है, ये होता है 204। तो अगर हमें केवल सैमसंग फोन चाहिए तो इसमें से ये घटा दो। 4416 में से 2040 घटा दिया, तो 16 में से 40 गया, वैल्यू आई माइनस का 24, मतलब 76, और ये आ गया 23। इजंट इट, ये वैल्यू आ रही है, आ रही है ना। तो हमारा जो आंसर होगा, जो एवरेज बनेगा, सिंस हमें 3 स्टोर लेने हैं, तो 2376 डिवाइडेड बाय 3। 2400 में से 24 कम है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 800 में से 8 कम होगा, 792। ठीक है ना। और अल्टीमेटली आपको पता था 3 से डिवाइड करना ही है, तो आप चाहते यहीं पे एवरेज निकाल लेते, यहीं पे 3 से डिवाइड कर लेते, ये 23 बन जाता, तो नंबर थोड़ा छोटा आ जाता। और इधर अगर 3 से डिवाइड कर लेते 10 बन जाता। पहले से ही आप ये टोटल ना निकाल के यहीं एवरेज निकाल लेते, यहीं एवरेज निकाल लेते, फिर एवरेज को घटा देते। ठीक है, वैसे भी कर सकते थे। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस आदित्य बताइए, अगला देखते हैं। अगला जो है, बड़ा करूं इससे थोड़ा, और थोड़ा उधर। ओ नो, इधर से बड़ा नहीं होता। सवाल क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सेलुलर फोन बोथ नोकिया एंड सैमसंग सोल्ड बाय स्टोर ए एंड नोकिया फोन सोल्ड बाय बी एंड ई टुगेदर। समझे, मतलब स्टोर ए ने
नोकिया प्लस सैमसंग जो दोनों बेचे हैं, और स्टोर बी और ई दोनों ने मिलके जो ओनली नोकिया फोन बेचे हुए। इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, राइट ना। बी और ई दोनों नोकिया फोन बेच रहे हैं और ए ने नोकिया सैमसंग दोनों। तो मैं इसको जूम इन नहीं करूंगा, डायरेक्टली पीछे सवाल से डेटा उठा लेता हूं। तो ए ने नोकिया फोन कितने बेचे हैं, नोकिया और सैमसंग दोनों मिला के 19%, 1% की वैल्यू 64, तो ये आ जाएगा 19 इंटू 64। ठीक है। बी और ई के लिए जो वैल्यू है, इसमें बी और ई के लिए हमें केवल क्या निकालना है, नोकिया, और केवल नोकिया में दिया हुआ है सेकेंड वाले में। बी 18 है, ई 8 है, 18 में 8 जोड़ा 26, तो यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी 26%, और 1% की वैल्यू 30 दे रखी है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, निकाल लेते हैं। 64 को 19 से हमने गुणा किया तो ये वैल्यू आ गई 1216। 26 को 3 से गुणा किया, वैल्यू आ गई 78780। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, इसमें से इसको घटा दो, वैल्यू आ गई 436। जरा बताना यही आंसर होगा ना, यही होगा? यस स्टूडेंट्स बताइए जरा। आंसर यही होगा, है ना। क्लियर है? बताना जरा। ए के लिए हमें टोटल देखने, नोकिया और सैमसंग दोनों, हमने देखा 19% है 6400 का, 1% की वैल्यू 64, 19% की वैल्यू 19 इंटू 64। ये हमने स्टार्टिंग में भी वैल्यू निकाली थी, अभी दोबारा से सॉल्व कर लिया। और बी और ई के लिए नोकिया, तो बी 18 है, ई 8 है, तो 18 में 8 जोड़ोगे, बी 18% है, ई 8% है, इन दोनों को जोड़ दिया 26% आ गया। 1% की वैल्यू 30 है, गुणा कर दिया, डिफरेंस निकाला 436 आ गया। अगला लिखा है स्टोर ई द्वारा बेचे गए सैमसंग सेलुलर फोन की संख्या स्टोर सी द्वारा बेचे गए नोकिया सैमसंग दोनों का कितना प्रतिशत है। तो ई ने सैमसंग कितने बेचे हैं हमें वो पता लगाना है, और सी ने दोनों कितने बेचे हैं। तो ई ने सैमसंग कितने बेचे हैं अगर हमें ये वैल्यू पता लगानी है, ई ने टोटल बेचे हैं 12% और 1% की वैल्यू 64 है। ई ने नोकिया फोन बेचे हैं 8% और 1% की वैल्यू 30 है, घटा दें, राइट। वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 इंटू 64 वैल्यू कितनी बन जाएगी 640 प्लस 128 में से 240 घटा दिया, 400 प्लस 128 528 आ जाएगा। ठीक है। ई ने सैमसंग कितने बेचे हैं, नोकिया पहले पाई चार्ट से दूसरा पाई चार्ट की वैल्यू घटा दो, और सी ने टोटल फोन कितने बेचे हैं। तो सी ने टोटल फोन नोकिया प्लस सैमसंग कितने बेचे हैं, वो वैल्यू 15 है, 15% ऑफ 6400, वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 इंटू 64 कर दो गुणा 960। तो अल्टीमेटली हमारे पास में जो सवाल आया है वो आया है कि 528 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 960, यही सवाल तो आया है। 4% बढ़ाएंगे 52.8, 4% बढ़ाएगा 55% आ जाएगा आंसर, अप्रोक्सीमेशन। अरे कैसे, क्योंकि अगर हमने ई निकाल लिया सैमसंग वाले और सी निकाल लिया नोकिया प्लस सैमसंग, हमसे पूछ रहे हैं ये जो संख्या है वो इसकी कितनी प्रतिशत है ना। तो हमें ये पता लगाना है 528 जो है वो 960 का कितना परसेंट है। क्या मैं इसी को लिख सकता हूं 5 दो ऊपर नीचे दोनों जगह 10-10 से डिवाइड कर लो, ठीक है। अब अगर हमें परसेंट में बनाना है तो हमें इसे 4% से बढ़ाना पड़ेगा लगभग, तो ऊपर भी लगभग 4% की वृद्धि कर दो। 1% बनेगा 0.5, ठीक है, 0.528 या 0.5, 4% उसका दुगना मतलब 2 से लगभग बढ़ गई तो वैल्यू आ गई 54.8% के आसपास। तो जो नियरेस्ट आंसर जो दे रखा है 55% दे रखा है।
राइट। अरे क्या वो कमेंट क्यों नहीं आ रहे? इज एवरीथिंग वर्किंग फाइन? कमेंट क्यों नहीं आ रहे? ये टेक्निक हमने सीखी थी ना 95 से लेके 195 वाली, 195 नहीं 105 वाली, है ना? तो इसको 4% से बढ़ाओगे लगभग तो 100 बनेगा, ऊपर भी लगभग 4% से बढ़ा दो, 1% बनेगा 0.528, मतलब 0.5 ले लो, 4% उसका 4 गुना, 0.5 का 4 गुना 2 होता है, तो इसमें जोड़ दिया तो लगभग 55% आ जाएगा। वही हम अपना आंसर ऑप्शन मार्क कर देंगे, ठीक है? ये चीज है, ओके। अच्छा 12:30 हो गया है, ये चीज है, गॉट इट। चलिए अगला जो सेट है ये है आपका होमवर्क, आप इसे ट्राई करें। एक तो समय पता नहीं चलता कब चला जाता है, आप इसे ट्राई करें। जो अगला जो सेट है जो आपका होमवर्क है इसे ट्राई करें और देख लेना आप ये सारे के सारे। वी विल डिस्कस दैट इन आवर नेक्स्ट क्लास। और उसके बाद एक और भी है जो कि कुछ आपको सिखाने के लिए है, ये बेसिक है बहुत ज्यादा, तो स्किप दैट, लास्ट वाला नहीं, ठीक है? ये जो है ना अगला जो है 16 से 20, इसको आप ट्राई करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।